नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से नमस्कार एमपी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हम जानते हैं कि नमस्कार एमपी कार्यक्रम जो है वो लाइव इन होता है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से, और जो टेलीफोन नंबर्स हैं लगातार हम टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे। इन नंबर्स को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो आज का हमारा विषय है वो बहुत खास है और हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें और अपने प्रश्न करें। दर्शकों, हम जानते हैं कि हमारा नया साल आने वाला है 2 दिन बाद। नए साल की शुरुआत जब होती है तो कई सारे हम संकल्प को अपने मन में लेकर संजोते हैं, लेकिन उन संकल्प को हम पूरा कितना करते हैं वो तो पता चलता है जब आखिर के महीने में हम एनालिसिस करते हैं। कितने लोग उसको पूरा कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। इसी के विषय पे आज हम चर्चा भी करेंगे कि नया साल नए संकल्प। हमारा कार्यक्रम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आता है, 12 से 1 बजे तक लाइव होता है, यानी कि आप हमसे फिर से मैं बोलूँगी जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नया साल आ रहा है तो आपने भी कई सारे संकल्प लिए होंगे, रेजोल्यूशंस लिए होंगे कि हम नए संकल्प को पूरा करेंगे, लेकिन क्या उसमें हम कहाँ गलती करते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले नज़र डालते हैं आज की तिथि पर। विक्रम संवत 2079 शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, दिन है गुरुवार, तारीख है 29 दिसंबर 2022। इसी के साथ में जब हम बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास के कुछ पन्ने आज के दिन हम पलटते हैं और दोहराते हैं, वापस इतिहास को लेकर आते हैं आपके सामने, क्योंकि इतिहास को जानना बेहद ज़रूरी है ताकि हम अपने अगले संकल्प की तरफ बढ़ सकें। और नज़र डालते हैं आज के इतिहास पे। 1891 की अगर मैं बात करती हूँ, आज ही के दिन में थॉमस अल्वा एडिसन को रेडियो के लिए पेटेंट मिला था। आज ही के दिन अगर मैं बात करती हूँ, 1942 में राजेश खन्ना हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता का जन्म हुआ था। 1977 की अगर मैं बात करती हूँ, 19 दिसंबर यानी कि आज के दिन की, तो विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर ड्राइव बम्बई, अब मुंबई में, जिसको हम बोलते हैं मुंबई, वहाँ पे खुला था। ये तो इतिहास में आज के दिन कुछ खास उपस्थित हुई थी दर्ज, जो बहुत ही यादगार रह गया, जिन्हें आज हमने दोहराया था। इसी के साथ में विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम विचार को कैसे संजोते हैं, और उसमें खास बात होता है कि हम कौन से विचार लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही खास विचार दिया था, जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। कितनी अच्छी बात बोली है। हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम सीखते रहेंगे, और सीखने वाला व्यक्ति ही जिंदा रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम सीखते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हम एक अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, शिक्षक की बात हुई है तो आज के चर्चा के बीच में हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो एक युवा शिक्षक ही हैं, जो अपने बच्चों को नई दिशा देते हैं, नई राह देते हैं। तो आइए हम अपने जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे हम मिलवाते हैं। हमारे बीच में सचिन साहू हैं, युवा शिक्षक हैं। इसी के साथ में अनुष्का तिवारी हैं, एनसीसी कैडेट हैं। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी। नमस्कार। सबसे पहले तो दूरदर्शन परिवार के सभी दर्शकों को आगामी नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, एवं आपका आभार कि आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया। बिल्कुल, और हम सभी की तरफ से सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 दिन शेष रह गए हैं नए साल में। ये सिर्फ कैलेंडर ही नहीं बदलेगा, कैलेंडर का पन्ना नहीं बदलने वाला है, कई सारे सपने हैं जो लोगों के पूरे होने वाले हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं, नया साल नए संकल्प। क्योंकि यहाँ पे हमारे बीच में सचिन साहू जो हैं वो एक युवा शिक्षक हैं, तो यानी कि एक वो खुद तो युवा ही हैं, यानी कि लगातार प्रेरणा ले रहे हैं और लगातार प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षक हैं बच्चों को। तो इसी के साथ में उनसे हम चर्चा शुरुआत करते हैं। सचिन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि नए साल में नया क्या होने वाला है। मतलब 2023 तो एक नंबर है जो नया ऐड ऑन हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा मैं बात करूँ तो नए साल में नया क्या होगा? देखिए, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि असल में सिर्फ गणित का एक नंबर चेंज नहीं हो रहा है। हम 2022 में 22 से 23 की ओर सिर्फ नहीं जा रहे हैं, या फिर हम घर में अपने कैलेंडर को नहीं बदलेंगे। बदल गया क्या? बदलेगा जो है वो संरचना है, जो नवीनतम है, जो आपके अंदर एक नवीन गुण है, उसको हमें बदलना है। जैसे कि आज हम संकल्प के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर की संकल्पीय शक्ति नई है जाएगी, नई संकल्पना शक्ति के साथ, और वो हम खुद ही बदल सकते हैं, और हमें खुद में बदलना है। सेल्फ एनालिसिस करके जिस तरीके से हम उसको बदल सकते हैं, तो ये एक नयापन है, इसका एक इस तरीके से अर्थ निकाला जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने करी कि हमें नए संकल्प को एनालिसिस भी करना है, बनाना भी है और उसको पूरा भी करना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है। अनुष्का यहाँ पे एनसीसी की कैडेट हैं, 1 MP CTR की। तो क्या एनसीसी के कैडेट होने के भी अपने एक संकल्प होते हैं? नया साल तो हम ऐड ऑन कर ही रहे हैं, लेकिन क्या एनसीसी के साथ में, कैडेट होने के साथ में, क्या कुछ नए संकल्प जुड़ जाते हैं अनुष्का?
सबसे पहले मैं दूरदर्शन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और विचार विमर्श करने का मौका दिया। मैम, मेरा मानना ये है कि संकल्प हमारे खुद में होते हैं और खुद ही उनको पूरा किया जा सकता है। अगर हम कोई चीज़ ठान लें तो उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं, लेकिन संकल्प बहुत ही रियलिस्टिक होने चाहिए जिनको हम पूरा कर सकें। बड़े बड़े वादे करके सोचना और फिर उनको ना करना, ये मेरे ख्याल से गलत होगा। तो संकल्प वही करें जो आप पूरा कर सकें और जिनको पूरा करने की ताकत रख सकें। लेकिन अगर मैं एनसीसी की बात करती हूँ, क्योंकि आप एनसीसी कैडेट हैं एक, तो एक अलग ही उत्साह होता है, एक अलग ही नज़रिया होता है। चाहे हम आज के दिन की बात करें, आने वाले कल की बात करें, नज़रिया बदल जाता है। तो क्या एनसीसी कैडेट होने के नाते भी कुछ संकल्प होते हैं आपके? जी बिल्कुल होते हैं। जैसे कि हमारा मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। एकता है ना ही सिर्फ अगर हमारा मोटो है, एनसीसी का मोटो है, तो मेरे ख्याल से ये मोटो लोगों को अपने जीवन में भी लाना चाहिए। जैसा कि हम आज के दौर में देख रहे हैं, परिवार कम होने लगे हैं। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में लोगों की गिनती कम हो गई है। लोगों में मतभेद चालू हो गए हैं, एक दूसरे के लिए ईर्ष्या चालू हो गई है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा काम है, हम निस्वार्थ भाव से हमारे अपनों की, हमारे आसपास वाले लोगों की और हमारे सबसे पहले देश की सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं। तो वो ना ही सिर्फ हम ही लोगों को बल्कि बाकी लोगों को भी इस चीज़ को अपनाना चाहिए और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने करी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि एनसीसी खुद एक अपना संकल्प लेके चलता है जो कि हर किसी में होना बहुत ज़रूरी है। सचिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम संकल्प की बात कर ही रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसकी अपनी एक शक्ति होगी, क्योंकि बिना शक्ति के तो कोई काम होता नहीं, जिसे हम एनर्जी कह सकते हैं। तो अगर मैं संकल्प की शक्ति की बात करती हूँ तो वो क्या है? देखिए तपस्या जी, मैं इसको सनातन धर्म से जोड़ना चाहूँगा कि हम सनातन धर्म में जो भी कोई भी कार्य करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई इष्ट देव की आराधना करते हैं या कोई संकल्प करते हैं, हम शादी के वर्षगांठ में बनते हैं, तो सबसे पहले जो कार्य होता है वो संकल्प होता है। और वो संकल्प हमें ऊर्जा देता है। वही संकल्प हमें इतनी ऊर्जा देता है कि हम आजीवन उस रिश्ते को निभा सकें, हम अपने अंदर उस चीज़ को बनाए रखें, वो आग जो है अंदर लगी रहे। क्योंकि संकल्प तो हमने ले लिया, लेकिन संकल्प को पूरा करने के लिए ऊर्जा भी उतनी ही ज़रूरी होती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यदि हम बात करें, तो उन्होंने भी अपना जो दृढ़ संकल्प है, जो उनकी इच्छा शक्ति है, उसको संकल्प के माध्यम से उन्होंने उसको पूर्ण किया। और देखिए ना कि हम बात कर रहे हैं कि कलाम साहब की बात कर रहे हैं, तो न जाने कब रामेश्वरम का एक लड़का अखबार बेचते बेचते आज अखबारों में बिकने लगे, मैगजीन्स में छपने लगे। हे अल्लाह, ईश्वर की जगह विद्या विद्या जपने लगे। शायद उनकी मोहब्बत सच्ची थी, इसीलिए उनकी उड़ान पक्की थी। और यूं ही नाम नहीं होता हवाओं में, तैरना होता है विपरीत दिशाओं में। तो कहीं ना कहीं ये संकल्प की एक शक्ति है, इसे हमें समझना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने कम शब्दों में कह दी कि अगर हम शक्ति की बात कर रहे हैं संकल्पों की, तो ये तभी संभव है कि जब हम उस शक्ति को सही दिशा में लगा सकें और उतनी ही निष्ठा से लगा सकें। वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुष्का, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 2023 आ रहा है, आप खुद एक कैडेट हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो क्या रणनीति होनी चाहिए एक स्टूडेंट की अपने भविष्य को बेहतर और सुनहरा बनाने के लिए? मैम, मेरा कहना ये है कि रणनीति बनाने से पहले उस चीज़ को कितना आप पूरा कर सकते हैं और क्या क्या नई चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या नई चीज़ें आप सीख सकते हैं, ये जानना पहले आपको ज़रूरी है। बिकॉज़ हम खुद अपने आप को जितना बेहतर जानते हैं उतना शायद कोई और नहीं जान सकता है। हमें हमारा पोटेंशियल खुद ही पता होता है। तो इस पोटेंशियल के माध्यम को लेते हुए ही हमें अपने अंदर की चीज़ें जाननी चाहिए और अपना दृष्टिकोण उस हिसाब से रखना चाहिए। और जैसे कि सर ने बताया, आत्मशक्ति, खुद की शक्ति, खुद का विश्वास। तो खुद का विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप विश्वास ले लें कि हम कुछ कर सकते हैं, तो किसी ने, महान व्यक्ति ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया था। तो हम तो आज का युवा जनरेशन है, हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो आज के युवा जनरेशन को भटकने से ज़्यादा दृष्टिकोण सही करना मुझे लगता है कि ज़्यादा सही है उनके लिए। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि युवाओं के पास जो शक्ति होती है
उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी राष्ट्र के भविष्य को बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ दर्शकों, हमारा कार्यक्रम जैसे कि लाइव है, यानी कि हम सजीव फ़ोन इन आपसे जुड़ते हैं और आपसे बातचीत करते हैं, तो आप हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, तो फ़ोन भी कीजिए आपके अगर कुछ सवाल हैं तो, और यहीं पर हम आपको उसके जवाब भी देंगे। इसी के साथ में सचिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि संकल्प की ऊर्जा की तो हमने बात कर ली है कि क्या ऊर्जा होती है, क्या शक्ति होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उसको पूरा कैसे किया जाए। संकल्प लेना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन उसको पूरा करना एक अलग बात है, क्योंकि संकल्प हम क्षण भर के लिए लेते हैं, लेकिन उसको पूरा करने में शायद पूरे जीवन निकल जाता है। तो उसको कैसे पूरा किया जाए? जी, इसको हम ऐसे देखें कि मोटिवेशन आया, मोटिवेशन से हमने एक संकल्प लिया, हमने दृढ़ निश्चय किया कि हम इस कार्य को करेंगे, हमने एक समय अवधि उस कार्य को दे दी कि हम 6 महीने 1 साल में, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उसका आकलन जो है समय समय पर करते रहें। जैसे कि हम हफ्ते में एक डायरी बनाएं, उस डायरी में अपना पूरा हफ्ते भर का एक कार्य को जो सारणी बना के रखें कि हमने इस कार्य को कितना कर दिया। हम ये ना देखें कि हमें साल भर मेहनत करनी है या साल भर पढ़ना है। हम सिर्फ एक, जैसे विद्यार्थी की हम बात करें तो एक विद्यार्थी को सुबह 6 बजे उठता है और 11 बजे तक की अपनी वो पूरी कार्यकारिणी को नोट कर लेता है, तो इस तरीके से वो अपना डेली का संकल्प पूरा कर रहा है। तो हम छोटे छोटे संकल्प को पूरा करते करते एक बड़ा संकल्प को पूरा कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपके कहने का मतलब है कि हमें एक डायरी लेकर उस पर नोट करते जाना चाहिए कि हमने क्या क्या किया, जो संकल्प लिए हैं, तभी हम उसको एक सामूहिक तौर पे बड़ा लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल, यदि हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो लिखते लिखते भी हम उस चीज़ के बारे में विचार करते हैं और उसका आकलन सही तरीके से कर पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी विधि होती है कि हम अपने कार्य को लिखें, और लिखने से उसमें कुछ चीज़ें और हमें लगता है, हम सेल्फ एनालिसिस भी करते हैं कि हम उसको देखते हैं कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, कहाँ हमारी कमियाँ रह गई हैं, तो उस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर। अनुष्का, क्योंकि आप एनसीसी कैडेट हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ अलग लक्ष्य होते हैं एनसीसी कैडेट होने के नाते? आपके कुछ अलग कर्तव्य हो जाते हैं, नए संकल्प, कुछ अलग संकल्प होते हैं क्या? जी मैम, बिल्कुल होते हैं, बिकॉज हमारा सिर्फ हमारे आसपास के लोगों के ही लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि हम भी हमारे देश के तरक्की में योगदान दें और उसकी तरक्की में भागीदारी भी दें। लेकिन साथ ही सिर्फ ये हमारा ही नहीं, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। हम, जैसा कि हमारा संकल्प है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी तो जब ही होगी जब बाकी लोग हमारा साथ देंगे। जैसे कि हम लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो जगह पर जाकर वो एक्टिविटी करना, लेकिन जब वहाँ के आसपास के लोग हमारे साथ उस एक्टिविटी में योगदान देते हैं तो हमारा एक जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। वैसे ही लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम आगे बढ़ें, अपना काम करें और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें। तो एनसीसी के तौर पे मेरा तो यही लक्ष्य है कि मैं अपनी चीज़ें अच्छे से कर सकूं। मेरा जो उद्देश्य मैंने सोचा है कि मैं अपना क्योंकि मैं एक छात्रा भी हूं, मैं एलएलबी कर रही हूं, एलएलबी की छात्रा हूं, तो मैं अपनी पढ़ाई को और अपनी ट्रेनिंग में सामंजस्य बना सकूं कि ये भी कर सकूं और ये भी कर सकूं और मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस भी ना हो। ऐसा ही सबको करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। एक स्टूडेंट होकर अगर हम ये विचार रखते हैं तो मुझे लगता है कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अनुष्का ने यहाँ पे बात करी है कि सिर्फ हम यूनिटी और डिसिप्लिन की बात जो कर रहे हैं वो सिर्फ हम तक नहीं होना चाहिए कि जो सिर्फ एनसीसी कैडेट है सिर्फ उसको फॉलो करेगा, क्योंकि एक से कुछ नहीं होता है। हम सब में ही ये भाव होना चाहिए, तभी हम अपने राष्ट्र का अलग निर्माण कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। सचिन, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप अगर बात करते हैं उन बच्चों की जिनको आप पढ़ाते हैं, आप क्योंकि खुद भी शिक्षक हैं, तो आप उन्हें क्या बताएंगे कि क्या संकल्प लिए जाएं और कैसे उनको पूरा किया जाए? क्योंकि एक बच्चों के संकल्प अलग होते हैं, एक युवा के अलग होते हैं, एक उससे वरिष्ठ के अलग होते हैं। तो बच्चों के लिए क्या संकल्प महत्वपूर्ण होते हैं वो हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मतलब देखिए, विद्यार्थी के लिए एक संकल्प होना चाहिए कि उसको किस तरीके से अपने एग्ज़ाम्स में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है, किस तरीके से वो अपना प्रदर्शन जो है हर बार अच्छा कर सके। और संकल्प मतलब पूरे करने के, जैसे कि मैंने बताया कि आप उसको टाइम टेबल में शेड्यूल कर लीजिए, आपका जो है डेली का आकलन कीजिए कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसको आप चेक करिए कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, या आपके मेंटोर से चेक कराइए। अपने एक समय को बहुत सही जगह पर इस्तेमाल करने की हमें ज़रूरत है। हमें देखना भी होगा कि हमारे रोल मॉडल कौन है। कहीं हमारे रोल मॉडल सोशल मीडिया की दुनिया से तो नहीं है,
कहीं हमारे जो रोल मॉडल है इस समय होना चाहिए कि जैसे कि हम फिजिक्स वाला की बात करते हैं कि आज जो यूनिकॉर्न की कंपनी है, तो वो यदि हमारे रोल मॉडल हैं तो हम अपने संकल्प को उस तरीके से उस दिशा में पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपने एक जो बात यहाँ पे बोली सचिन कि मेंटोर होना चाहिए और उससे हमें हमेशा चेक करवाते रहना चाहिए कि हम क्या जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मेंटोर अपने लाइफ में लेकर चलते हैं या खुद को ही अपने आप को बेस्ट समझते हैं? जी बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हर व्यक्ति का एक अपना एक नेचर होता है। तो इस तरीके से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं मेंटोर खुद ही समझ लेते हैं कि मैं ही एक मेंटोर हूँ। तो इस चीज़ के लिए प्रॉपर काउंसलिंग भी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को यदि हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है और अच्छे आकलन की पढ़ाई में, तो उसको एक पर्टिकुलर अच्छे काउंसलर को ज़रूर पास जाना चाहिए ताकि वो समझ सके कि उस विषय का जो एक्सपर्ट है वो क्या सोच रखता है इस बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद ही सारी गलतियाँ एनालाइज नहीं कर पाते। लेकिन जैसे आपने बोला काउंसलर के पास जाना चाहिए, मुझे लगता है कि कई बार हम बाहर भटकते हैं। अगर हम बेस्ट मेंटोर देखें तो हमारे माता पिता से, हमारे बड़े भाई बहन से बेहतर मेंटोरशिप कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमारे अच्छाई और बुराई सब कुछ जानते हैं। कई बार हम जब बाहर जाते हैं तो सिर्फ एक जो फ्रेम हमारा होता है वो अच्छाई का होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ कमियां हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं उसका फ्रेम नहीं होता है। तो आकलन शायद कई बार गलत हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ अपने पेरेंट्स की, तो उनके पास हर चीज़ का हमारा डाटा होता है, चाहे हम अच्छे हैं बुरे हैं, और आकलन भी बेहतर कर पाते हैं। तो अगर मेंटोरशिप की मैं बात करूँगी तो सबसे पहले अगर हमें संवाद करना है, बात करना है, तो अपने माँ बाप से ज़रूर करें। और इसी के साथ में मैं अगर बात करूँ अनुष्का आपसे कि रेजोल्यूशन की बात करती हूँ, संकल्प तो बना लेते हैं लेकिन हकीकत तौर पर रियलिस्टिक रेजोल्यूशन जिन्हें हम बोलते हैं, हकीकत तौर पर रेजोल्यूशन जो होने चाहिए वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट हो, तो आपको क्या लगता है कि जो हम रेजोल्यूशन बनाते हैं वो बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, तो रियलिस्टिक रेजोल्यूशंस क्या होते हैं? मैम, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि संकल्प हमें लोगों को देखते हुए, आस पड़ोस में देखते हुए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि संकल्प हम लोगों को देख कि इन्होंने ये संकल्प लिया है तो हम भी यही संकल्प लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संकल्प हमें खुद लेना चाहिए। हमें खुद को पता है कि हमें हमारे करियर में क्या करना है, हमें हमारे फ्यूचर में क्या करना है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमें संकल्प लेना चाहिए। और जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो रियलिस्टिक रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपका रिजोल्यूशन बड़ा है कि छोटा है, ज़रूरी ये है कि आपका रिजोल्यूशन है, आप उस चीज़ को पूरा करना की शक्ति भी रखते हो और आप कर रहे हो। आप धीरे धीरे करेंगे। बोलते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वैसे ही एक दिन में तो आपका संकल्प पूरा हो नहीं जाएगा, थोड़ा समय लगेगा उस संकल्प को पूरा करने में। कोई व्यक्ति हो सकता है छोटे छोटे रिजोल्यूशन होते हैं, मैं सुबह उठ के दौड़ पे जाऊंगा, मैं आज ये करूंगा, मैं मम्मी पापा से गलत बात नहीं करूंगा, आज से मैं पढ़ाई करूंगा। ये रिजोल्यूशंस ऐसा नहीं है कि आप पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जैसे हम दूसरों को देख के रिजोल्यूशन लेते हैं, वैसे ही उस चीज़ को छोड़ देते हैं दूसरों को देखते हुए कि ये भी तो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद ही संकल्प लेना चाहिए, रियलिस्टिक संकल्प लेना चाहिए। और हमारे हिसाब से संकल्प सबसे महत्वपूर्ण संकल्प ये है कि हमें खुद से बेहतर बनना है। गुड, बहुत अच्छी बात यहाँ पे अनुष्का ने बोली कि सबसे बेहतर संकल्प सिर्फ ये हो सकता है कि हमें अपने आप का न्यू वर्जन करना है। हम हमेशा दूसरों के ही कंपैरिजन में रहते हैं लेकिन खुद का न्यू वर्जन नहीं करते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हर साल हम अपने आप को एक नए वर्जन की तरफ लेकर चले जाएं। जैसे कि फ़ोन अपडेट होते जा रहे हैं, हमको भी अपडेट करना है एक नए तरीके से। अगर जैसे कि यहाँ पे सचिन इन्होंने बोला अनुष्का ने कि हमको दूसरों को देख के हम लोग रेजोल्यूशंस ले लेते हैं और फिर हम पूरे नहीं करते हैं। अब जब हमने दूसरों से को देख कर रेजोल्यूशन लिए या हमने खुद ने बनाए, जो भी वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रहे, लेकिन वो बीच में टूट गए ना, हमने 10 बनाए थे, 10 में से हमने 5 तोड़ दिए, 5 अभी बाकी हैं, तो 5 जो बाकी हैं हम उसको भी छोड़ देते हैं कई बार कि 5 तो टूट ही गए, ये भी टूट जाएंगे, पहले से ही मान लेते हैं। तो अगर ऐसे रेजोल्यूशंस हम बनाते हैं और बीच में टूट जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम डर की बात जो करते हैं कि हम यदि हमारा संकल्प पूरा नहीं हुआ तो एक डर हमारे अंदर बैठ गया कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो मैं इसको बीच में छोड़ देती हूँ ताकि उसका रिजल्ट मुझे ना देखना पड़े। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हार ये हार हमें कब तक हराएगी? एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब ये हार भी हमसे हार जाएगी।
तो हमें ज़रूर उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो एग्ज़ाम कई बार इसलिए भी देते हैं ताकि उसको अनुभव हो सके उस चीज़ का, उस एग्ज़ाम का, कि उसको कैसे करना है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो पूरे संसाधन और पूरी तैयारी के साथ आएगा, किस तरीके से वो उस पर्टिकुलर परीक्षा को क्रैक कर सके। बहुत अच्छी बात यहाँ पे सचिन ने कही कि हार को भी हराना है और उसके आगे जाना है, क्योंकि जब तक हम अपनी ही हार को नहीं हराएंगे और आगे नहीं जाएंगे तब तक हम अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन संकल्प पूरा करने के लिए जिज्ञासा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर जिज्ञासुक नहीं है हम तो संकल्प नहीं बना पाएंगे और उसको हम पूरा भी नहीं कर पाएंगे। जिज्ञासा होती क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम अनुष्का आपसे जाएंगे, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट की हमेशा जिज्ञासा होती है नई चीज़ों को ग्रास्प करने की। तो अगर मैं आपके शब्दों में जानना चाहूँ कि जिज्ञासा क्या है नए साल को लेकर, तो कैसे बताना चाहोगे आप? मैम मेरे हिसाब से तो जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाती है। बिकॉज जब हमें जानने की इच्छा होगी, इच्छा शक्ति होगी, जिज्ञासा होगी किसी नई नई चीज़ों को इन्वेंट करने की, नई चीज़ों के बारे में जानने की, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जिज्ञासा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जिज्ञासा भी एक रिजोल्यूशन हो सकता है आज के नवयुवाओं के लिए कि आपको जिज्ञासा रखनी चाहिए कि हमें नई नई चीज़ें सीखनी है। हम सिर्फ अकेला साल नहीं बदल रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जैसे कोई बुरी संगति में हैं तो एक साथ ही नहीं, तुरंत ही नहीं, सडनली ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपनी संगति सही करे। क्योंकि जब संगति सही होगी तभी आपका दृष्टिकोण और आपका रास्ता सही होगा, आप सही जगह पे होगे और हो सकता है आपका फ्यूचर भी उस वजह से सही हो। तो जिज्ञासा रखनी चाहिए नई चीज़ों को जानने की, नई चीज़ें इन्वेंट करने की और दूसरों को बेहतर जानने की। और सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होनी चाहिए हमें खुद को जानने की कि हम और कुछ क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ में हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रदीप साहू हैं भोपाल से, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रश्न कीजिए। जी, मैं डॉक्टर तपस्या एंड अदर आप सभी को एडवांस में 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदीप जी। को भी 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। और आपको भी शुभकामनाएं। प्रार्थना करता हूँ कि 2023 का जो भारत हो वो कोरोना मुक्त भारत हो। बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं प्रदीप जी। मेरा प्रश्न सचिन साहू जी से और अनुष्का तिवारी से। सचिन भाई से मेरा प्रश्न ये है, आज सोशल मीडिया के एक्टिव दौर में एक टीचर का कंट्रीब्यूशन जहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत कम रह गया है, क्या रह जाता है? और एज ए टीचर आपके 2023 में क्या रिजोल्यूशन? ये सचिन भाई से प्रश्न है मेरा। और अनुष्का तिवारी से ये प्रश्न है कि एनसीसी कैडेट होकर उन्होंने जीवन में क्या सीखा? जी प्रदीप जी, पहले तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी वर्ष की। और जैसा कि आपने जो प्रश्न पूछा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि सोशल मीडिया से किस तरीके से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं या किस तरीके से बच्चे जो है आगे बढ़ पा। तो देखिए, आजकल जो है सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे तो एक परिवर्तन का दौर आया है कि जहाँ पर बच्चों के रोल मॉडल जो फिल्म स्टार्स हुआ करते थे या जो अदर हुआ करते थे, अब उनके रोल मॉडल, जैसे कि हम बात करते हैं अवध ओझा सर की, जो कि एक यूपीएससी के काफ़ी अच्छे रेनॉल्ड टीचर हैं। आज हम बात करते हैं खान सर की, तो उनके कहीं ना कहीं बच्चों के जो रोल मॉडल्स हैं वो खान सर हो गए हैं, वो दिव्य प्रकाश कीर्ति सर हो गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी ये फ़र्क रहा है कि आज दिल्ली में बैठा हुआ एक टीचर जो है पूरे ग्लोबली, पूरे ऑल ओवर इंडिया में छा जाता है और विदेशों में भी उनके नाम हो रहा है। तो सोशल मीडिया को यदि हम पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो हमें उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आज ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है कि आज गांव में बैठा हुआ बच्चा भी गांव से भी आज यूपीएससी की तैयारी करता है, और ऑटो वाले का बच्चा हो चाहे किसी भी दुकान वाले का बच्चा हो, वो ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से कम फीस में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि मेरे क्या संकल्प है, तो मेरे संकल्प मेरे आदरणीय गुरुदेव जो हैं डॉक्टर आनंद सर, क्योंकि आनंद सर जो है उन फाउंडर हैं सुपर 30 के, आनंद सुपर 30 बैच के। तो वो एक्चुअली मेरा भी यही संकल्प है कि मैं इस तरीके से देश की प्रतिभा को निकालूं और देश के लिए कुछ करना चाहता हूं कि वो प्रतिभा जो है वो अपने आप को पूरा करे, अपनी संकल्पनाओं को पूरा करे और देश की तरक्की में योगदान करे। क्योंकि टैलेंट की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, इंडिया में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। बस ये है कि हम उस टैलेंट को वो इन्वायरमेंट नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं हम उसको प्रोत्साहन नहीं दे पाते, तो वो पिछड़ जाता है और इसका काफ़ी नुकसान हमें और हमारे देश को होता है।
तो ये मेरा एक संकल्प है कि मैं इस तरीके से एक बैच बनाऊं और प्रतिभाओं को ढूंढूं और उनको इतना मतलब पढ़ा के इस तरह उनको शिक्षा दूं ताकि वो अपने कर्तव्य को कर सकें और अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और प्रदीप जी से का जो प्रश्न था वो अनुष्का आपसे भी था, एनसीसी कैडेट होने के नाते। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करती हूँ और एनसीसी कैडेट होने का मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व है, बिकॉज़ ये एक मेरे हिसाब से सिर्फ एनसीसी की नहीं, कोई भी खाकी वर्दी हो, जब हम अपने बदन पर लेकर चलते हैं तो हम बाकी लोगों से अलग महसूस करते हैं। एक बहुत खुशी महसूस होती है कि हम हो सकता है आगे चल के देश के भविष्य में कुछ योगदान दें। और एनसीसी में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने डिसिप्लिन सीखी है। डिसिप्लिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। तो सबसे पहले डिसिप्लिन और यूनिटी, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना, बिना ये सोचे समझे कि ये हमारा कौन लगता है, इसकी सेवा हम क्यों करें, इसकी हेल्प हम क्यों करें। आज जब भी मैं कहीं सड़क पर चलती हूँ, कहीं जाती हूँ, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं लोगों की सेवा करती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ। और मुझे लगता है यही सब चीज़ें हैं, यही सब क्वालिटीज़ हैं जो मुझे एनसीसी ने दी हैं और मैं ये सब अपने अंदर भी लाना चाहूँगी और निखार लाना चाहूँगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने बोला कि सेवा की भावना जो है वो सब में होनी चाहिए, लेकिन इसमें मैं एक प्रश्न प्रदीप जी के साथ में मेरा भी आपसे जुड़ जाता है अनुष्का, कि आप में क्या परिवर्तन आया एनसीसी ज्वाइन करके? क्योंकि आप पहले तो एनसीसी की कैडेट थी नहीं, जब आप एनसीसी की कैडेट बनी तो आपको क्या लगता है कि आपके विचार में, आपके कर्म में, दोनों में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है? मैम, परिवर्तन तो बहुत सारा देखने को मिला है। एक एनसीसी कैडेट होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए, नॉट इवन देश, बल्कि हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमसे छोटे बच्चों के लिए, हमारे साथ वालों के लिए, सबके लिए कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बाकी लोग नहीं समझते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ता है और हमें चीज़ें करनी पड़ती है। आज मेरी लाइफस्टाइल में काफ़ी डिसिप्लिन आ चुका है। और बात करें यूनिटी की, जैसे कि मैं मेन बात अपने एनसीसी के मोटो को लेकर करती हूँ कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन तो हाँ काफ़ी आ चुका है। और रही बात यूनिटी की, तो आज मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करती हूँ और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यूनिटी और डिसिप्लिन की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एनसीसी कैडेट्स के लिए लागू नहीं होती है, ये हम सब के लिए लागू होती है, क्योंकि देश को बेहतर बनाने का जिम्मा सिर्फ एनसीसी कैडेट्स ने नहीं लिया है, हम सब ने लिया है, हम सब की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे सचिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आप एक शिक्षक हैं, तो नेचुरली आप भी बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं क्योंकि आप युवा शिक्षक हैं, और बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें आप दे रहे हैं क्योंकि आप अपनी ही चीज़ें, अनुभव को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। आप में क्या लगता है कि जब आप खुद एक स्टूडेंट थे और आज आप शिक्षक बन गए हैं, तो क्या बदलाव आपको लगता है? और 2023 को लेकर आपके क्या कोई संकल्प हैं कि मैं अपने बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं आपको उनको एक नया वर्जन दूंगा? जी बिल्कुल, देखिए सीखना तो एक निरंतर प्रक्रिया है और जब व्यक्ति सीखना बंद कर देता है तो वो जीना बंद कर देता है। तो हम ये मान के चलें कि हम चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाएं, कितने भी उच्च स्थान पर पहुंच जाएं, यदि आपने सीखना बंद कर दिया तो आपने अपने जीवन को रोक दिया है ना। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रकृति का नियम है बदलाव, है ना। ये हर क्षण बदल रहा है। जैसे कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगले ही क्षण ये क्षण पुराना हो जाएगा। हम नए संकल्प की बात कर रहे हैं, नए साल की बात कर रहे हैं, तो हर क्षण बदल रहा है। तो इस क्षण में हमें मतलब इसमें आगे की ओर बढ़ना है। और जैसा कि आपका जो दूसरा प्रश्न था वो कि मैं क्या संकल्प लेने वाला हूँ, तो इस तरीके से मैं अभी जो हम लोगों के बैचेस चल रहे हैं तो उसमें ये एक थोड़ा सा ऐड हम करने जा रहे हैं कि अब जो सीनियर बच्चे हैं तो वो अपने जूनियर बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, ताकि जो हमारे सीनियर बैच है, जैसे 10th क्लास का जो बैच है, अब उनको एक इंटर्नशिप टाइप में 1 घंटे का काम ये रहेगा कि आपको 9th क्लास वाले बच्चों को पढ़ाना है, ताकि आप एक वोकल भी हो सको। जैसे कि हम बात कर रहे हैं लोकल फॉर वोकल की, तो आप एक वोकेशनल कोर्स की भी इसमें हम शुरुआत करेंगे कि आप वोकेशनल के तौर पर आप अपने जूनियर बच्चों को पढ़ाइए और खुद भी सीखिए। क्योंकि सीखने से जब हम किसी को पढ़ाते हैं सबसे ज़्यादा हम तभी सीखते हैं। मैं कई बार बच्चों को बीच में पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ें जो है मेरे दिमाग में इस तरीके से आ जाती हैं कि अरे यार ये मैंने उस टाइम पे नहीं पढ़ा था, तो उस टाइम को जो उसको पढ़ते हैं तो एक अनुभव होता है
और ये एक जिज्ञासा है जो एक विज्ञान के विद्यार्थी में होनी चाहिए, जो उसको आगे की ओर ले जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने करी कि आप एक नया वर्जन बच्चों को देने वाले हैं, आपने शुरुआत भी कर दी है। तो मुझे लगता है ये संकल्प बच्चों को भी लेना चाहिए कि उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं उनका सहयोग करें। और इसी के साथ में अनुष्का, आपके संकल्प भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, एनसीसी कैडेट को आप बिलोंग करते हो, तो आपके क्या संकल्प हैं 2023 को लेके? मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एनसीसी कैडेट होने के साथ साथ एक एलएलबी की स्टूडेंट हूँ। अपने में क्या परिवर्तन देखते हो आप? अपने में खुद में परिवर्तन, मैं जैसा मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन। अब आप क्या, आप 2023 के परिवर्तन की मैं बात करूं तो अभी तो आपने ये सब अपना लिया है, पर 2023 में ऐसी कौन सी चीजें जो आपको लगता है कि अब मुझे इसको भी अपनाना है? व्हाट न्यू? मैम, न्यू तो काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं नई चीज़ें ये देखना चाहूँगी कि अभी तक जो भी डिस्टर्बेंस लाइफ में हुआ था मेरी, तो उस चीज़ को मैं आगे चल के सुधार सकूँ, मैं चीज़ों में कंपैटिबिलिटी कर सकूँ, लोगों को जान सकूँ, पहचान सकूँ, उनसे उनकी बात जान सकूं खुद। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसको हम अपनी बात बता सकें, नॉट इवन आवर मॉम डैड टू। बट इस चीज़ को मेरा सबसे बड़ा संकल्प ये है कि मैं लोगों को अगर कोशिश करूं तो उनको सही राह पर सही दृष्टिकोण, सही राह दिखा सकूं, और एज अ एनसीसी कैडेट मैं अपने देश की सेवा के लिए कुछ योगदान दे सकूं। जो भी मेरे लिए तत्पर है और मैं कर सकती हूं, वो उनके लिए कर सकूं। बहुत अच्छी बात है। जब भी हम संकल्प लेते हैं तो गलतियां तो निश्चित करते हैं, लेकिन वो गलतियां होती क्या हैं? सचिन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमने, जैसे मैंने भी 5 रेजोल्यूशन बनाए हैं, हर साल बनाते हैं, पूरा एक भी नहीं कर पाते, तो गलतियां कहाँ होती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल, एक गलतियां भी हैं और एक डर भी है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे क्योंकि हर साल हम तोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर साल हम तोड़ रहे हैं। अनुभव हम वही लेकर आते हैं कि पिछली बार भी तो तोड़ा था, इस बार भी तोड़ेंगे, इस बार भी तोड़ेंगे। और मेरे हिसाब से इसका मतलब, मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि सिर्फ नए साल पे रेजोल्यूशंस नहीं बनाने चाहिए। आप इस चीज़ को मत देखिए कि हम साल के, मतलब अब 2024 में दूसरा रेजोल्यूशन बनाएंगे। आप जब भी आपको लगता है कि मैं मेरे रेजोल्यूशन को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आप उस समय वर्तमान परिवेश, वर्तमान स्थिति के अनुसार अपना रिजोल्यूशन चेंज कीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। क्योंकि हम कहते हैं ना कि कई बार हमको अकड़ में नहीं रहना चाहिए कि नहीं, मुझे ये सोच लिया है तो करना है। यदि वो नहीं हो पा रहा है तो हमको उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उस चीज़ को स्टेप वाइज करना चाहिए, तो वो इजीली पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए। हम इसका वेट ना करें कि अब हम 2024 संख्या बदलेगी तो तब नए रेजोल्यूशन ले लेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि क्षण बदल रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा क्षण नया है, कौन सा पुराना है। तो इस तरीके से हम, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पे कि हमें अपने पुराने अनुभव से सीखना है, लेकिन बेहतर सीखना है। हमारे अनुभव होते हैं कि पिछली बार 2022 में भी तो हमने संकल्प लिए थे, पर हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर हम 2023 में आते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि हम वापस से नहीं कर पाएंगे, हमें अनुभव लेना है, पर बेहतर तरीके से। शॉर्ट में, मैं बहुत शॉर्ट में चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे तमाम दर्शकों को? मैं सभी लोगों को से सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारे एनसीसी का मोटो है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वो ना ही सिर्फ हमारा मोटो रहे, आपका भी मोटो रहे, और आप भी इसके लिए काम करें। आप भी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें और अपने देश की तरक्की में योगदान दें। बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में सचिन, मैं भी आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मैं तमाम दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए, मुझे तो कुमार विश्वास जी की कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि इस साल न पूर्णम आँखें हो, इस साल न वो खामोशी हो, इस साल न दिल को दहलाने वाली वो बेबस बेहोशी हो, इस साल आपके हाथों में आकाश चूमती पाखें हों। ये साल इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा है, ये साल हमको मिलवा जाए तो अच्छा है। यदि हम अपने आप को पहचान लिए तो हर रिजोल्यूशन हमारा सक्सेसफुल होगा और जीवन में हम काफ़ी कुछ आगे बढ़ पाएंगे। कितनी अच्छी बात सचिन आपने कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से कह दी, और मुझे लगता है कि पूरा समावेश ही कर दिया आपने। जिस तरीके से उनका कहना है कि जब भी हम किसी भी संकल्प को लेते हैं तो पहले तो डरना नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर हम डरते हैं तो हम अपने संकल्प को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ में हमारे बीच में मौजूद है सचिन साहू, जो कि युवा शिक्षक हैं, और इसी के साथ में एनसीसी कैडेट 1 MP CTR से अनुष्का तिवारी। आप दोनों यहाँ पे समय निकाल कर है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं अगर बात करती हूँ कि आज जो हमने चर्चा करी थी वो बहुत ख़ास थी
यहाँ पर हमने बात करी थी नए संकल्प की, लेकिन एक संकल्प हम भी आपके लिए लेकर आते हैं हमेशा, जिसमें कि अभी का संकल्प ये है कि हमें आपको पर्यटन के सेगमेंट में लेके जाना है और मध्य प्रदेश में क्या खास जगह हम लेकर जाने वाले हैं, आइए नज़र डालते हैं। नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। भोपाल के नजदीक होने से पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र बना हुआ है। यहाँ ऐतिहासिक धरोहरों के साथ प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों ने इसके पर्यटन आकर्षण में 4 चांद लगा दिए हैं। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में नरसिंहगढ़ का किले का मंदिर, अमर शहीद स्वर्गीय कुंवर चैन सिंह जी की छतरी देखने लायक है, जो वीरता और बलिदान की गाथा कहती सी प्रतीत होती है। यहीं पर किले के पास एक सुंदर तालाब बना हुआ है, जो ऐसा लगता है कि मानो कश्मीर की डल झील हो। उसमें नौका विहार करने का आनंद ही कुछ और है। नरसिंहगढ़ नगर से 8 किलोमीटर पर मध्य प्रदेश का इको पर्यटन स्थल घोषित चिड़ी खोह स्थान है। ये प्राकृतिक छोटी झील हरे भरे सुगंधित जंगल के साथ आने वाले का असीम शांति के साथ स्वागत करती है। यहाँ पहुंचकर मन ताजगी से भर जाता है। यहाँ संरक्षित पशु वन क्षेत्र भी है। मुख्य रूप से जंगल में हिरन, भालू, जंगली सुअर आदि जानवर स्वतंत्र रूप से विचरण करते दिख जाते हैं। यहाँ पर पर्यटकों के विश्राम हेतु वन विभाग का वन निवास क्षेत्र भी है। चिड़ी खोह से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो साका श्याम जी का मंदिर है, जो लगभग 500 वर्ष पूर्व श्रीमती भागाबाई द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि ये मंदिर एक ही रात में बनाया गया था। इसी के पास एक महल भी था, जिसमें रानी साहिबा श्रीमती भागवती बाई रहा करती थीं। ये मंदिर स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें सभी देवी देवताओं और हाथियों का चित्रण इसे बार बार देखने के लिए प्रेरित करता है। यहीं पर धार्मिक गंगा जमुनी तहजीब को याद दिलाती प्रसिद्ध 12 खंबा चिश्ती की मजार है, जिस पर सभी धर्मों के लोग अपनी मन्नतों को लेकर भारी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर जो कोई भी मन्नत मांगता है, उसकी वो मन्नत पूरी होती है। तो दर्शकों, हमने आपको पर्यटन में जो दिखाया वो बहुत खास था हमारे मध्य प्रदेश का, और इसी के साथ में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और हम आपको मिलवाना चाहते हैं एक ऐसी गायिका से जिनकी आवाज़ तो बहुत सुरीली है, वो खुद भी बहुत सुंदर हैं। तो आइए हम मुलाकात करते हैं नुपुर श्रीवास्तव से, जो कि गायिका हैं। नुपुर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसे कि नया साल आने वाला है तो उसकी हम शुभकामनाएं भी आपको देते हैं कि आपका बेहतर कल हो। क्योंकि आप एक गायिका हैं तो नेचुरल सी बात है, आपकी गायकी के क्षेत्र से हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आपने गाने की शुरुआत कब से करी, कि आपको इस तरह कब जाना है गायकी के क्षेत्र में, कब पता चला? मेरे फैमिली में सभी म्यूज़िक में हैं, तो मुझे हमेशा से एक इंस्पिरेशन सबसे ही मिली है। मेरे मम्मा पापा, मेरे नानू रमेश कुमार खरे, जो कि बहुत बड़े सिंगर रह चुके हैं। और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से हूँ 12th क्लास में,
तो वहाँ पे मेरी म्यूज़िक टीचर है भारती विश्वनाथन, वो भी एक बहुत बड़ी सिंगर है भोपाल की। तो वो मेरे लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह है। इन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दी है म्यूज़िक की, और उसी से मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ म्यूज़िक में। तो बस बहुत अच्छी बात है। और सही समय पे अगर हमें अपना पता चल जाता है कि टैलेंट क्या है और किस रास्ते में जाना है, तो मुझे लगता है इससे अच्छा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आप, क्योंकि बता रहे हो कि आप इतने टाइम से गा रहे हैं और आपकी सिंगिंग में आपका पैतृक तौर पे आपको मिलता चला है, तो आज आप क्या पेश करना चाहते हो हमारे तमाम दर्शकों के लिए? तो मैंने कुछ फिल्मी गाने मैं आपके सामने लेके आई हूँ। बिल्कुल, हम चाहेंगे आप पेश करें। जी। जी। तो जैसे बोलते कि श्री गणेश करना चाहिए, तो मैं गणेश स्तुति से ही स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज चेक द ऑडियो। यहाँ पे हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे नुपुर बता रही हैं कि गणेश जी की स्तुति से ही हम किसी भी कार्य को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम गणेश जी की स्तुति से ही शुरुआत करेंगे। जी, हम चाहेंगे कि आप अपने ही स्वयं की आवाज़ से गाना शुरू कर दीजिए। जी। गान चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने, गानोत्सुखाय गानमत्ताय गानोत्सुक मनसे, गुरुपूज्यताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायने, गुरुविक्रमाय गुह्य प्रवराय गुरवे गुण गुरवे, गुरुदैत्य कलक्षेत्रे गुरु सर्वसराराध्याय, गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखंड खंडकाय, गीत साराय गीत तत्वाय गीत गोत्राय धीमहि, गुण गुल्फाय गंधमत्ताय गोजय प्रदाय धीमहि, गुणाधीशाय गुण प्रविष्टाय धीमहि, एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। बहुत सुंदर, बहुत ही सुरीली आपकी आवाज़, और जिस तरीके से आपने गाया ऐसा लगा साक्षात गणेश जी हमारे सामने हैं और आप उनको प्रार्थना कर रही हैं। ऊपर से भी हमारी प्रोड्यूसर मैडम भी बोल रही थी कि इतना अच्छा लग रहा है कि साक्षात ऐसा लग रहा है कि सुबह हम आरती के लिए बैठ गए हैं और सामने गणेश जी विराजमान हैं। और यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कितने समय तक रिहर्सल करती हैं? तो एज अ स्टूडेंट बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि अभी 12th भी है, बोर्ड भी है, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जब भी सुबह उठूँ तो मैं खरज का रियाज़ करती हूँ, मतलब एटलीस्ट आई ट्राई। और फिर जब कोचिंग से पहले, कोचिंग के बाद जब भी टाइम मिलता है, तो मैं अलंकारों का रियाज़ करना प्रेफर करती हूँ शाम को। तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि म्यूज़िक मुझे पसंद है तो मुझे करना अच्छा लगता है। वो मैं मतलब टाइम निकाल ही लेती हूँ कभी भी करने। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहीं पर ही राह होती है। क्योंकि जब हम चाहते हैं कुछ करना है तो समय भी निकल जाता है, क्योंकि सबके पास उतना ही समय है 24 घंटे, लेकिन कुछ बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके साथ में हमें सिर्फ सोचना ही नहीं है, करना भी है। क्या नया आप और क्या पेश करना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी मधुर है, ऊपर से भी हमें डिमांड आ रही है कि लगातार आप गाते रहो, और यहाँ पे हमें प्रोड्यूसर कह रही है कि आपको तो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है ही नहीं, आपकी इतनी ही मधुर आवाज़ है कि वो खुद अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंटल लग रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अगला क्या पेश करना चाहते हैं? तो कविता कृष्णमूर्ति जो हैं वो मेरी फेवरेट हैं, तो मैं उन्हीं का गाना लेके आई हूँ, हम दिल दे चुके सनम। जी। तो मैं आपके सामने हूँ। तेरी यादों के साए में गुजरेगी ये जिंदगी, उस खुदा के बाद तो पूजा होगी, बस तेरी चाहे जो मांग लो, सब तुम्हारा है, चाहे जो मांग लो, सब तुम्हारा है। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम,
चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे जिस तरीके से आप गा रहे हो इतनी नज़ाकत से, वो उस गाने को और भी खूबसूरत बना देता है। मेरा ये क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्योंकि अभी तो आप ठीक है सीख रहे हो और लर्निंग इज़ द प्रोसेस जो कि एंडलेस चलता रहता है। अब भविष्य में आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। सो बेसिकली मुझे सिंगर ही बनना है, क्योंकि मेरा एक्चुअली पैशन बन चुका है ये हॉबी से। तो ये मुझे रियलाइज़ हुआ लॉकडाउन में कि लाइक आई कैन डू म्यूज़िक एज माय करियर। लेकिन मेरे पास प्लान बी की तरह मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ भी ध्यान दूंगी, क्योंकि हमेशा प्लान ए प्लान बी होना चाहिए। सो एज माई प्लान ए इज़ सिंगिंग, लेकिन मेरा प्लान बी कुछ भी हो, मतलब जॉब वगैरह कॉम्पिटिटिव जो भी होगा आगे। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर हम इतनी कम उम्र में ये समझ लेते हैं कि हमें प्लान ए और बी दोनों को लेके चलना है, क्योंकि अगर हम एक चीज़ पे स्टिक हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है हमें हार मिलती है तो हम निराशा की तरफ चले जाते हैं और हमको लगता है अब हमारे भविष्य में कुछ भी नहीं है। तो इतनी कम एज में ये समझ जाना, मुझे लगता है कि ये शक्ति ही होती है जो कि आपको मिलती है, एक सिंगिंग से भी मिलती है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है। तो बहुत अच्छी बात। और यहाँ पे नया साल क्योंकि आने वाला है, हम 2 दिन बाद एक नए साल में प्रवेश कर जाएंगे, नई चुनौतियां रहेंगी, नए संकल्प रहेंगे और नए सपने रहेंगे। तो आप नए साल के उपलक्ष्य में आपका जो सबसे करीबी दिल से जुड़ा हुआ जो गाना है वो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए पेश करें। सो अभी मैं नए साल से शुरू होने से पहले मैं लता जी को ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं उनका एक बहुत फेमस गाना गाना चाहती हूँ, रहना बीती जाए। बिल्कुल। रहना बीती जाए, शाम ना आए, रहना बीती जाए, शाम ना आए, नींदिया ना आए, नींदिया ना आए, रहना बीती जाए, शाम को भूला शाम का वादा रे, शाम को भूला शाम का वादा, संग दिए के जागी राधा, नींदिया ना आए, नींदिया ना आए, रहना बीती जाए। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल। और जो वाकई आपके मन में जो भाव था ट्रिब्यूट देने का लता जी का, वो आपने वाकई उसको सार्थक कर दिया है। वो जहाँ भी आपको सुन रही होंगी वाकई उनको इस बात का गर्व होगा कि आप उनको इतना मानती हैं। और इसी के साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके बहुत सारे प्लानिंग्स हैं, क्योंकि नया साल भी आ रहा है। तो जैसे कि इससे पहले भी हमने नए साल पे चर्चा करी थी, तो नए साल में आपके क्या लक्ष्य हैं, क्या आपके संकल्प हैं अपनी गायिका के क्षेत्र को लेके, वो भी मैं जानना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि एक्चुअली साल शुरू होने से पहले अगर मेरे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सिंगिंग में, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं और वर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के समय मैंने एडिटिंग और कंपोजिशन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कंपोजिशन भी कर सकती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने एक कंपोजिशन करी थी जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। वो सेल्फ लव के बारे में था, वो गाना खुदगर्जी नाम था उसका। तो अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाती है तो मैं अपना खुद का एक गाना कंपोज करना चाहती हूँ लिरिक्स के साथ। तो सबसे पहला गोल मेरा यही है। सेकेंडली अगले साल बोर्ड्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन तो चलती रहेगी। बिल्कुल।
ये बहुत अच्छी बात है, जैसे कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि 2023 की शुरुआत होगी, तब हम नए संकल्प करेंगे और उसकी हम शुरुआत करेंगे। लेकिन नुपुर बड़ी पॉजिटिव हैं, उनका कहना है कि वो तो शुरू होगा ही 2 दिन बाद, लेकिन मुझे आज जो जाने वाला 22 है वो भी मुझे कुछ देकर जाए। तो ये बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है और इसी के साथ में हम सभी चाह रहे हैं। और मैं ये भी मानूंगी कि जैसे कि हम कोविड को लेकर भी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि कोरोना की लहर वापस से आ सकती है, तो उसके लिए हमको ये संकल्प भी लेना है कि हमें अपने आप की सुरक्षा करना है, हमारे अपने समाज की और हमारे देश की। तो उसके लिए सारे प्रिकॉशन जो भी हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए और नए साल को हम बेहतर हो सकेगा तो घर पे ही मनाएं। और इसी के साथ में ये तो अपने फिल्मी गानों को पेश किया था, मैं चाहूँगी कि क्या कोई और नॉन फिल्मी गाने भी आप पेश करना जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे नानू रमेश कुमार खरे, तो उन्होंने कंपोजिशन करी थी बरसत नैन, हमारे जो सूरदास का भजन है, तो मैं आपके सामने वो गाना चाहती हूँ। बिल्कुल। बरसत नैन हमारे निस दिन, बरसत नैन हमारे, बरसत नैन हमारे निस दिन, बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे निस दिन, बरसत नैन हमारे, अंजन थिरे ना रहत अखियन में, अंजन थिरे ना रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे, कंचु की पट सूखत नहीं कब हो, उर बिच बहत पनारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। बहुत सुंदर। और मुझे लगातार हमारे ऊपर पैनल से भी डिमांड आ रही है कि हम जाते जाते, क्योंकि समय हो गया है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो हम चाहेंगे कि जाते जाते आप कौन सा गीत पेश करना चाहेंगी सभी के लिए? मेरी मैम ने, भारती विश्वनाथन मैम ने, उन्होंने मुझे एक भजन सिखाया था मीराबाई का, तो मैं वो गाना चाहती हूँ। जी। आवत मोरा, आवत मोरा, आवत मोरा, गलियन में गिरधारी, आवत मोरा गलियन में गिरधारी, हाँ गिरधारी, हाँ गिरधारी, हाँ गिरधारी, हाँ गिरधारी, आवत मोरा गलियन में गिरधारी, ऊभी राधा प्यारी अरज करत है, ऊभी राधा प्यारी, ऊभी राधा प्यारी, ऊभी राधा प्यारी, ऊभी राधा प्यारी, ऊभी राधा प्यारी अरज करत है, सुन जे किसन मुरारी, सुन जे किसन
मुरारी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, 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 वाह। मीरा के प्रभु बहुत सुंदर। गिरधर नागर, चरण कमल बलिहारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नुपुर। और आपने जिस तरीके से कृष्ण जी का भजन यहाँ पे पेश किया है, सब सम्मोहित हो गए थे। और यहाँ पर आप समय निकाल कर आए और हम बहुत कुछ सुनना चाहते थे, लेकिन समय यहाँ पे इजाज़त दे रहा है कि हमें अलविदा लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। तो दर्शकों, यहाँ पे हमारे साथ में नुपुर श्रीवास्तव थी, जो कि बहुत ही अच्छी गायिका, सुरीली आवाज़, उतनी ही सुंदर, और जिस तरीके से उन्होंने भजन और गाने पेश किए, मुझे लगता है कि सबका दिल मोह ले गई होंगी। इसी के साथ में नया साल आने वाला है, नए साल की आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बेहतर हो आपके लिए, आप स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें। इसी के साथ में मैं भी इजाज़त लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ चर्चा करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हमारे आज के सेगमेंट से मिले सुर।